आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन सी वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के बेसिक कंसेप्ट को, जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, प्रोटॉन किसे कहते हैं और न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, नाभिक किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम लोग के संग होता क्या है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन जब हमारी ये बेसिक कंसेप्ट हमको अच्छे से पता नहीं होता है तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं होती है। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ उसी चीज के लिए बनाई गई है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हमारे केमिस्ट्री में कितना ज्यादा रोल होता है और परमाणु और अणु का हमारे केमिस्ट्री में कितना ज्यादा रोल होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये परमाणु क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से एकदम। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा से छोटा कण होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। मतलब मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरे पास ये एक स्टिक है, ठीक है, ये मेरे पास एक स्टिक है, एक लकड़ी है। इसको मैं बीच से काट दूंगा, ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। इसको यहां से काट दूंगा, ये 4 भागों में बढ़ जाएगा। इसको काटते 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 एक ऐसा भाग होगा, एक ऐसा भाग होगा जो आपसे नहीं कटेगा। मतलब इस पदार्थ का सबसे छोटा भाग जिसको आप नहीं काट सकते हो वो परमाणु कहलाता है। वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, यहां तक हमने सीख चुके थे। अब हम इसके बाद आपको सिखाएंगे कि परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं। उस परमाणु को भी 3 भागों में बांटा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से क्लास को देखिएगा और मैं आपको जो सिखाने वाला उसे भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटे से परमाणु को एक बड़ा सा परमाणु बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटे से परमाणु को हम लोग बड़ा सा परमाणु बना लेते हैं। ठीक है, इस परमाणु के बीच में कौन होता है? इस परमाणु के बीच में हमारा नाभिक होता है। इस परमाणु के बीच में कौन होता है? हमारा नाभिक होता है। और आप सभी को पता है कि इस नाभिक में कौन कौन से लोग रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। याद रखना, प्रोटॉन पे धन आवेश होते हैं, न्यूट्रॉन पे उदासीन होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? हमारे कक्ष होते हैं। इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कोश भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं, इसी को हम लोग सेल भी कहते हैं। तो ये 4 नामों से इसको जानते हैं। ठीक है, ये हमारा परमाणु है, ये हमारा नाभिक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग नाभिक कहते हैं। मैं लिखवा देता हूं सब कुछ आपको। ठीक है, इस नाभिक को हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस भी कहते हैं। इस नाभिक के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? तो बोलोगे भैया इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, यानी उदासीन होता है। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस नाभिक का कोई ना कोई केंद्र होगा, बोलोगे हाँ भैया। इस नाभिक का कोई ना कोई केंद्र होगा, बोलोगे हाँ भैया। ये वाली जो दूरी कहलाती है ये नाभिक की त्रिज्या कहलाती है। ये जो आपको तीर दिखाई दे रहा है ये नाभिक की त्रिज्या कहलाती है। इसको हम क्या कहेंगे? नाभिक की त्रिज्या। तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। तो मेरे भाई याद रखना, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, यानी इसी को 10⁻⁻15 को हम एक चीज और कह सकते हैं कि एक फर्मी भी कह सकते हैं या एक फेम्टो भी कह सकते हैं। ये दोनों नाम से हमारे पास आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये बात आप लोग ध्यान। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कहा जाता है कि ये हमारे पास एक परमाणु है, ये हमारे पास क्या एक परमाणु है, इस परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखिएगा, इस परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। ऐसे मैं बना देता हूं। ठीक है, केंद्र से कक्षा के बीच की दूरी की ये परमाणु त्रिज्या होगी। ठीक है, ऐसे में तीर बना देता हूं, आप समझ जाइएगा कि नहीं ये वाला जो तीर है मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये किसके? ये परमाणु की त्रिज्या है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10⁻10 मीटर होती है, या मेरे भाई इसी को हम लोग कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहां से कितने सारी चीज क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यदि एक साथ होते हैं तो इस वाले नाभिक को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखिए
मैंने आपको क्या सिखाया है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को आधुनिक विज्ञान के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन स्थायी होते हैं जो नाभिक के अंदर बैठे हुए होते हैं। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अस्थायी होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन पे प्लस आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। एनसीईआरटी के अनुसार जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को 1 फर्मी या इसी को 1 फेम्टो कहा जाता है। और मेरे भाई एक और चीज पूछा जाता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो वो होती है मेरे भाई 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम होती है। अब आप लोग में से ये बोलोगे भैया कि छोटा वाला बड़ा है, बड़ा वाला छोटा है, तो मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना कि माइनस में जो मान कम होता है वो मान ज्यादा होता है, जो मान ज्यादा होता है वो मान कम होता है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 10⁻5 मीटर। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कुछ विशेष मानों को, इसलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो आप नाम सुनते हो ना मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ें होती हैं, यानी अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन की जड़ें होती हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग परमाणु के आधारभूत कण या मौलिक कण दोनों नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में से कहते हैं फंडामेंटल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके खोजकर्ता के बारे में पढ़ेंगे और ये किस सन में आया था और इसके आवेश कितने होते हैं और इसके द्रव्यमान कितने होते हैं, ये सब हम लोग चार्ट बना के सीखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे कि परमाणु यानी इसे एटम कहते हैं और परमाणु के 3 आधारभूत कण होते हैं। परमाणु के 3 आधारभूत कण होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मूलभूत कण कहते हैं, या इसी को हम लोग मौलिक कण कहते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स, MOLECULES। ठीक है, पार्टिकल्स होगा, कण का मीनिंग होता है पार्टिकल। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक का आप लोग नाम लिखिएगा इलेक्ट्रॉन, क्रम से एकदम। ठीक है, एक दूसरे बेचारे का नाम लिखिएगा प्रोटॉन। ठीक है, एक तीसरे का नाम लिखिएगा न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन, तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग E- से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉन को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए, आपने कभी नाम सुना होगा खोजकर्ता और आपने कभी नाम सुना होगा आविष्कारक। तो आविष्कार उसे कहते हैं जो खुद उसको किया है, खोजकर्ता उसे कहते हैं जो पहले से तत्व मौजूद होते हैं उसकी खोज किया। जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया है? थॉमस एल्वा एडिसन ने, तो खुद उसने बल्ब को बनाए हैं। ठीक है, और खोजकर्ता उसे कहते हैं जो पहले से ही वस्तु विद्यमान है उसकी आपने खोज कर दी है। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, ऐसे आप लिखिएगा खोज को हम लोग कहते हैं डिस्कवर। ठीक है, डिस्कवर COVER। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? प्रोटॉन की खोज किसने की है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? हमारे जे थॉमसन थे। ठीक है, किसी भी ट्रिक के पीछे मत पड़ना मेरे भाई, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं पूरा एनसीईआरटी के द्वारा एकदम कंटेंट एकदम पूरा सही है, कहीं भी कोई गलत और सर्च करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, थॉमसन साहब ने कब इसको करवाया था? 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने। किसने की है? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं होगा तब हम रदरफोर्ड को क्लिक करेंगे, नहीं तो मेरे भाई हम गोल्डस्टीन को ही पहले प्राथमिकता देंगे सही मारने की, क्योंकि वास्तविक में प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने की थी। कब किए हैं? 1917 ईस्वी में। ठीक है, मेरे भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? चैडविक ने, जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम था, और ये कब किए थे? 1932 में। ठीक है, ये तीनों चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे लिखिएगा आवेश क्या क्या होते हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है मेरे भाई? ऋण आवेश होता है। ठीक है, ये भी बात आप लोग ध्यान देना, या इसी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं इसको? निगेटिव चार्ज कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो आप सभी को पता है क्या चीज होता है? धन आवेश होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव
चार्ज। और हमारे न्यूट्रॉन पे मेरे भाई कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन बेचारा कहता है कि हमारे पास कोई आवेश नहीं है, इसलिए हम क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, और उदासीन की मीनिंग इंग्लिश में होती है न्यूट्रल होती है। ठीक है, देखिए तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा है खोजकर्ता के बारे में, हमने सीखा है आवेश के बारे में। लेकिन एग्जाम में आजकल इससे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इनके द्रव्यमान क्या होते हैं। द्रव्यमान यानी मास। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी पूछा जाता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के घाते -31 किग्रा। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ME। इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुणे 10 के घाते -31 किग्रा। ठीक है, यदि मैं बात करूं प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6725 गुणे 10 के घाते -27 किग्रा होता है। ठीक है, देखिए 672 होता है। ठीक है, और यहां पे होता है 672 और यहां पे होता है 1.675 गुणे 10 के घाते -27 किग्रा। तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 5 होता है और यहाँ पे 9.1 गुणे 10 के घाते -31 किग्रा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि तीनों द्रव्यमान में से सबसे बड़ा द्रव्यमान किसका होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का, उससे कम द्रव्यमान प्रोटॉन का, उससे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक? तो बोलो हाँ भैया हमको यहाँ तक अब समझ में कुछ आ रहा है, बात समझ में आ रही है। ये मूलभूत कण के कुछ विशेषताएं हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन आपको यहां से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। कौन से सन में किए थे, 1897 में किए थे। इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखवाना भूल गया, इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, ठीक है, -1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है। आवेश को हम लोग कूलाम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है, इसलिए इसका आवेश का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे भूल गया था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, इसका आवेश क्या होता है, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश से क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश मेरे भाई ऋणात्मक में होता है, प्रोटॉन का आवेश धनात्मक में होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्वेश्चन यहाँ से कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे सारा चीज लिखवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। देखिए आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई वहां पे ही पूछा जा सकता है, किसी के लिए भी पूछा जा सकता है। ये बेसिक है, ये हर किसी को करना पड़ सकता है जब आप केमिस्ट्री को स्टार्ट करोगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भार के कितने गुने के बराबर होता है, तो मेरे भाई याद रखना जो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं भार। ठीक है, साइंस में इसी को हम लोग द्रव्यमान को ही भार कहते हैं। तो वो प्रोटॉन के 1/1836 गुना, मतलब समझ रहे हो मेरे भाई, 1836 में 1 भाग। ठीक है, ये प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1836 1836 मास ऑफ प्रोटॉन के ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पॉइंट मेरे भाई याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट है। हाँ एक्चुअली 1800 कहीं दिया होता है, कहीं 1840 दिया होता है, 1835 दिया होता है, 2-3 मान इधर हो सकते हैं, अलग अलग वैज्ञानिक है, अलग अलग ने राय दी, तो ये 2-3 मान अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगला है कि प्रोटॉन का भार ग्राम में कितना होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो क्या दिया है, प्रोटॉन का भार, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में करना है। ठीक है, तो प्रोटॉन का भार कितना होता है, 1.625 गुणे 10 के घाते -27 किग्रा होता है प्रोटॉन का भार। ठीक है, 1.672 है, 1.672 गुणे 10 के घाते 27 किग्रा। मुझे किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। तो आप सभी को पता है कि 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, और 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो, इसलिए हम इसको 10 के घाते 3 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इसको हमको क्या करना है, 1.672 गुणे 10 के घाते -27 किग्रा को यदि ग्राम में बदलना है तो इसमें हम किसके गुणा करेंगे, 10 के घाते
3 का हम क्या करेंगे, ग्राम का हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है 1.672 गुणे 10 के घात -27 और गुणा में घात जुड़ जाते हैं, तो -27 में +3 को जोड़ दोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, 1.672 गुणे 10 के घात -24 ग्राम होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे मेरे भाई आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो अपने मर्जी के अनुसार। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलोगे हाँ भैया। अगली चीज देखिए मेरे भाई, ठीक है, जब मैं आपको प्रोटॉन परमाणु के बारे में पढ़ा ही रहा हूं तो मैं आपको अन्य परमाणु कण भी आपको पढ़ा देता हूं जो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए थे। मतलब कहने का मतलब है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी कुछ ऐसे परमाणु होते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, आपने नाम सुना है न्यूट्रिनो, आपने नाम सुना है पॉजिट्रॉन, आपने नाम सुना है हिग्स बोसोन, आपने नाम सुना है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, हिग्स बोसोन। तो ये सब भी कुछ ऐसे कण होते हैं जो परमाणु में पाए जाते हैं, तो इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, ध्यान से बस आप लोग देखना, आपको पूरा मैं समझा दूंगा कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि जब ये सब कंसेप्ट जब आदमी नया नया पढ़ता है ना तो कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। यकीन मानना, यदि आपको आधा भी समझ में आ रहा है ना, 40% भी यदि समझ में आ रहा है ना, तो आप अपने केमिस्ट्री को पढ़ जाओगे, पूरे केमिस्ट्री में नंबर ले आओगे। ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं, बस आपको कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो परमाणु के भी कुछ अलग अलग कण होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं, इसे भी ध्यान से समझते हैं। देखिए, हमने क्या सीखा था कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, यानी मूलभूत कण होते हैं, मूलभूत कण होते हैं। इन मूलभूत कणों में हमने क्या क्या पढ़ा था? इन मूलभूत कणों में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के बाद एक हमारे पास प्रोटॉन है, और एक हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन है। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, बोलोगे हाँ भैया। लेकिन इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी 3-4 ऐसे कण होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए, एक अपरमाणविक गुण होते हैं, अपरमाणविक गुण होते हैं, अपरमाणविक गुण होते हैं परमाणु के। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं मेसोन, पहला लिखिएगा मेसोन। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन आपने नाम सुना होगा पॉजिट्रॉन का, बहुत चर्चित है ये हमारे केमिस्ट्री में। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। और चौथे नंबर पे हमारे पास आता है हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन। ये चारों को मेरे भाई एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मेसोन की खोजकर्ता कौन है? अभी मैं इसके बारे में बताता हूं कि मेसोन की खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता, मेसोन के खोजकर्ता है, ठीक है, युकावा। कौन है? युकावा। मेसोन के खोजकर्ता कौन है? युकावा है। ठीक है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इसकी खोज करने वाले कौन है? तो एंडरसन है, एंडरसन। और उसके बाद न्यूट्रिनो की खोज करने वाले कौन है? लिखिएगा आप लोग, न्यूट्रिनो की खोज करने वाले कौन थे? न्यूट्रिनो की खोज करने वाले थे पाउली थे। ठीक है, और हिग्स बोसोन में देखो यहाँ पे 2 शब्द आपको दिख रहा है, हिग्स बोसोन। तो यहाँ पे इसकी खोजकर्ता करने वाले थे इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे पीटर हिग्स, पीटर हिग्स, प्लस बोस भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, तो इसलिए इसको स्टार बना लेना, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, 2 वैज्ञानिक थे, पीटर हिग्स, सत्येंद्र नाथ बोस। अब देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये आपको सिखा रहे हैं कि मेसोन क्या होता है। ठीक है, देखिए मेसोन की खोज किसने की है? युकावा ने की है। मेसोन का जो भार होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के भार के 200 गुने के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, मेसोन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के 200 गुने के बराबर होता है। मेसोन जो हमारा है ये धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, और उदासीन भी हो सकता है। तो 2-3 पॉइंट मेरे भाई इसको ध्यान से लिखिएगा आप लोग कि हमारे पास जो ये मेसोन आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मेसोन है ना, ऐसे लिखिएगा, ये जो मेसोन है ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के भार के 200 गुने के बराबर होता है। गुने का मतलब गुणा के बराबर होता है। ये जो मेसोन है ना,
ठीक है। ये धन आवेश भी हो सकता है, ये मेसोन हमारा ऋण आवेश भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ऋण आवेश भी हो सकता है और ये उदासीन भी हो सकता है। इसके तीनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये चर्चित होता है हमारा मेसोन। दूसरे नंबर पे मेरे भाई है पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन को हम लोग ई प्लस से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से, इलेक्ट्रॉन को ई प्लस ई माइनस से डिनोट करते हैं, पॉजिट्रॉन को ई प्लस से डिनोट करते हैं। देखिए पॉजिट्रॉन दो शब्दों से मिलकर है, पॉजी प्लस ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब पॉजी का मतलब होगा पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एक ही बार लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो आपको पॉजिट्रॉन दिखाई देता है ना, ये धन आवेशित होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब आप समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास माइनस में होता है, ये इलेक्ट्रॉन प्लस में होता है, तो मतलब एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है, इसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। देखिए ध्यान से, पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे पॉइंट में याद रखना, इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतीक, इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहते हैं, प्रतिकण कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आपके, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण किसे कहते हैं, तो लिखना इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहते हैं किसको, पॉजिट्रॉन को कहते हैं, ठीक है। इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। देखो पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान और भार होता है ना, और जो पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है और आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, लेकिन धन आवेश होता है। मेरे बात ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान व आवेश दोनों इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, लेकिन किस में होते हैं, धन आवेश में होते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन पॉजिट्रॉन का आवेश यदि पूछ देगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻31 किग्रा होता है, ठीक है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कितना मान होता है, 10⁻31 की जगह 10⁻+31 किग्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिट्रॉन की बात है। अगला चीज देखिए, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, 0n0 से, मतलब इसमें ना तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी, ना तो इसका द्रव्यमान होगा, ना तो इसमें कोई आवेश होगा। तो ऐसे लिखिएगा, न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था। न्यूट्रिनो आवेशहीन, अरे जब इस पे कोई भार ही नहीं होगा तो ये आवेशहीन, द्रव्यमानहीन होता है, ठीक है, द्रव्यमानहीन होता है, ठीक है। मेन इसको देखिए, हिग्स बोसोन को ध्यान से देखिए, हिग्स बोसोन किसे कहा गया है, किस परमाणु को कहा गया है, तो हिग्स बोसोन उसे कहा गया है, इसे गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। गॉड पार्टिकल का मतलब हो गया कि जब इस सृष्टि के निर्माण हुई, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जब हमारी ये पूरी धरती बनी, पूरी दुनिया बने, संसार बने, तो उस समय जो पृथ्वी पे जो पहला कण था, उस पृथ्वी का जो पहला कण था, मतलब आज से 4-5 अरब वर्ष पहले जो पहला कण था ना, उसी को ये कहा गया हिग्स बोसोन कण, ठीक है। उसे क्या कहा गया, हिग्स बोसोन कण। इसके बारे में भी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। न्यूट्रिनो के बारे में भी क्या चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हिग्स बोसोन क्या है, तो पीटर हिग्स प्लस सत्येंद्रनाथ बोस, तो इसे कहते हैं गॉड ऑफ पार्टिकल, ब्रह्मांड का कण। एग्जाम में आपसे पूछे कि गॉड ऑफ पार्टिकल किसे कहते हैं, हिग्स बोसोन को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे लिख दीजिए कि ब्रह्मांड का पहला कण, ब्रह्मांड का पहला कण पृथ्वी पर, पहला कण पृथ्वी पर, पृथ्वी पर ब्रह्मांड का जो पहला कण था वो हिग्स बोसोन था। तो हमने क्या क्या सीखा है मेरे यहाँ, हमने मेसोन के बारे में सीखा, हमने पॉजिट्रॉन के बारे में सीखा, हमने न्यूट्रिनो के बारे में सीखा, हमने हिग्स बोसोन के बारे में सीखा। एक्चुअली ये क्या है ना कि आपका पहली बार है, जब पहली बार आप इसको पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ये अजीब लगेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। फिर आप जब अपने केमिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो वो आपके लिए आपको बिल्कुल लाजवाब होगा। हाँ, क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछे जाते हैं, आपके चैप्टर से भी पूछे जाते हैं, तो जो बहुविकल्पी प्रश्न है ना, उसका आपको पूरा एकदम निचोड़ में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, नोट करिए इसे, बहुत ही शानदार चीज है, इसे सबसे पहले नोट करिए, नोट लिखिएगा, ठीक है। परमाणु
स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, लेकिन परमाणुओं के योग से निर्मित अणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को मेरे भाई ध्यान से देखिएगा कि जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, लेकिन परमाणुओं के योग से, परमाणु जब आपस में 1 2 3 4 ऐसे परमाणु जब आपस में मिलते हैं ना, तो अणु का निर्माण करते हैं। तो कई सारे परमाणु मिलने के बाद अणु का निर्माण करते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। तो अणु क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। अणु को भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, अणु को हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम देख सकते हैं। देखिए, कभी भी यदि हमको अणु को लिखना होगा, जैसे एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 2 परमाणु हो गए। नाइट्रोजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने परमाणु? 3 परमाणु। अरे 2 1 और यहाँ पे 1 3 हो गए टोटल। तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, कभी भी हम गैसों को मेरे भाई आप देखोगे तो हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं। कभी भी इन गैसों को मैं ऐसे, कभी देखे हो ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हुए, नाइट्रोजन को ऐसे N लिखते हुए देखे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिखते हुए देखे हो? नहीं देखे हो। क्यों नहीं देखे हो? क्योंकि मेरे भाई ये गैस है और ये अणुओं परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अगर ये मेरे भाई अगर ऐसे आप लिख दोगे तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, इनका कोई मतलब नहीं होगा, इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा, इसमें अपवाद आते हैं, अपवाद आते हैं। अपवाद में कौन कौन से आते हैं? आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 18, ठीक है, आवर्त सारणी का वर्ग 18 अपवाद में आते हैं, अपवाद में आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं मैं आपको ये समझाऊंगा जब मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा। इस वर्ग 18 को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, इस आवर्त सारणी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग 18 को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, इसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, इस अक्रिय गैस को हम लोग और नाम से जानते हैं, शून्य गैस के नाम से जानते हैं, शून्य गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, शून्य गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग आदर्श गैस के नाम से जानते हैं, आदर्श गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा एक्चुअली में होता क्या है कि इनका पेट भरा हुआ होता है, इनका पेट भरा होता है। आप समझने के लिए ऐसे लिख दीजिएगा कि इनका पेट भरा होता है और ये किसी के संग अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक, कभी भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, लेकिन परमाणुओं के योग से निर्मित अणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। जैसे आपके आमने सामने ऑक्सीजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, हम जो मुंह से सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये स्वतंत्र अवस्था में घूम रही है कि नहीं घूम रही है? लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि इसको O लिख के ऐसे O लिखा? ऐसा नहीं होगा। नाइट्रोजन को N लिखा होगा? नहीं लिखा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को CO लिखा होगा? नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये एक एक परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे में लिखिएगा, ठीक है, लिखिए वर्ग संख्या 18 के तत्व है, ये वर्ग 18 के तत्व है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस, ये अक्रिय गैस है। ये आपके पास इंग्लिश वाला अगर बुक होगा तो उसमें लिखा होगा नोबेल गैस लिखा होगा। ठीक है, या इसे शून्य गैस कहते हैं, वर्ग संख्या 18 को शून्य कहते हैं, इसलिए इसे शून्य गैस कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? हे, नानी, आराम कर, जिंदा रहेगी। हे नानी, आराम कर, जिंदा रहेगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हे का मतलब हो गया हीलियम, नानी का मतलब हो गया नियॉन, आराम का क्या हो गया? आर्गन, कर का मतलब क्या हो गया? क्रिप्टॉन, जिंदा का क्या हो जाएगा? जेनॉन, रहेगी का मतलब क्या हो गया? रेडॉन। ठीक है, देखिए हे का मतलब क्या हो गया? हीलियम, हे का मतलब क्या हो गया? हीलियम। ठीक है, Na का मतलब क्या हो गया? नियॉन, नियॉन। Ar का मतलब क्या हो गया? आर्गन। ठीक है,
केयर का मतलब क्या हो गया, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। और एक्सई का मतलब क्या हो गया, जीनान, ठीक है। आर्यन का मतलब क्या हो गया, रेडॉन, ठीक है। अब एक चीज मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अब इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो सबसे पहले सीखेगा। पहली बात यह है कि इसे शून्य गैस कहते हैं, इसे नोबल गैस कहते हैं, इसे अक्री गैस कहते हैं, इसे आदर्श गैस कहते हैं, इसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं, इसे शून्य गैस कहते हैं, जीरो गैस कहते हैं। मतलब आप जो कहना सकते कर सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आप कोई भी अपनी केमिस्ट्री की बुक उठा के देखिए और शुरुआत के पन्ने से लेके अंत वाले पन्ने तक देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपको ये तत्व नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनका पेट भरा हुआ होता है, इनके जो बाहरी उपकोष होते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भरे हुए होते हैं। बात समझ में आ रही है। अगला पॉइंट देखिए, इन तत्वों का उपयोग हम लोग बहुत जगह पे करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये हल्की होती है, ये हल्की होती है। क्या होती है, हल्की होती है। तो इसमें से जो इधर वाला दिख रहा है वो सबसे हल्का, इधर वाला जो दिखेगा वो सबसे भारी गैस होती है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये क्या होती है, हीलियम। ये सेकेंड हल्की गैस है। पहली सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, तो ये दूसरी सबसे हल्की गैस है। पहली हल्की गैस हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, हाइड्रोजन को आवारा धातु कहते हैं। हीलियम ये दूसरी हल्की गैस है। पहली हल्की गैस कौन है, यहाँ पे लिख देना फर्स्ट कौन सी है, तो हाइड्रोजन है, ठीक है। कौन सी है, हाइड्रोजन है। हीलियम का यूज कहां करते हैं, वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में, ठीक है। दूसरा यूज कहां करते हैं, गोताखोर जो होते हैं ना, जो गोताखोर होते हैं, जो जहाज से वो कूदते हैं, गोताखोर समुद्र में जाते हैं और वहां पे अच्छे अच्छे रत्नों की खोज करते हैं, अच्छे अच्छे पुराणों की खोज करते हैं, अच्छे अच्छे जीवधारियों की खोज करते हैं, तो वो गोताखोर होते हैं। तो दूसरी सबसे हल्की गैस है, वायुयान के टायरों में करते हैं। और गोताखोर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं ना, तो गोताखोर को सांस लेने में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संग इस वाले तत्व का यूज करते हैं, हीलियम का यूज करते हैं, ठीक है। नियान गैस का उपयोग कहां करते हैं, तो लिखिएगा मेरे भाई, नियान गैस का उपयोग करते हैं ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट आपने देखा है मेरे भाई, जो पहले की ट्यूबलाइट होती थी, जो जनरेटर से चलती थी, ऐसे मोटी सी होती थी, राड जिसे कहते हैं, उसमें नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। एक बार फोड़ के तो देखा ना, उसमें गैस निकलेगी, वो गैस हमारा होता है नियोन गैस, ठीक है। हाँ, आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, आजकल तो हम लोग के पास वो हो गई, मरकरी हो गई है। मतलब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास तो एलईडी हो गई है। तो एलईडी में नहीं, मैं ट्यूबलाइट की बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो नियोन गैस क्या हो गया, ट्यूबलाइट में यूज करते हैं, ठीक है। देखिए रेडॉन कहां यूज करता है, रेडॉन भूकंप आने से पहले, लिखिएगा भूकंप आने से पहले इस गैस का रिसाव होता है, इस गैस का रिसाव होता है, ठीक है। इस गैस का रिसाव होता है, ठीक है, रिसाव होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि पूरे आवर्त सारणी में अजनबी गैस किसे कहते हैं, अजनबी गैस, इसको कहते हैं अजनबी गैस। जीनान को अजनबी गैस कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। क्रिप्टॉन का उपयोग लिख देना, फोटोग्राफी में करते हैं। किसमें करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, फोटोग्राफी में क्रिप्टॉन का उपयोग करते हैं। आर्गन का भी उपयोग बल्ब में भी करते हैं। बल्ब में आपको पता है कि नाइट्रोजन प्लस आर्गन, ठीक है, ये बल्ब में हम लोग उपयोग करते हैं। जब हम आपको क्लास 10th में फिजिक्स में जब आपको बल्ब पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको सिखाएंगे कि नाइट्रोजन और आर्गन क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं बल्ब में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज मेरे भाई आप ध्यान देना। ये ऐसी धातुएं होती है, ये ऐसी मतलब होती हैं, अधातु होते हैं, ये ऐसी नोबल गैस होती हैं, ऐसी गैसें होती हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, और इनके पास जो परमाणुकता होती है, परमाणुओं की संख्या होती है, इनकी टोटल कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी अन्य गैसों की परमाणुओं की संख्या 2 होती है, लेकिन इसी गैस की परमाणु संख्या 1 होती है। तो ये बात अपने ध्यान रखना। हाँ, मेरा काम ये था कि मैं आपको ये सिखा दूं कि वर्ग संख्या 18 में जो परमाणुकता होती है वो 1 होती है। हीलियम के बाहरी कोष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सबके बाहरी कोष में मेरे भाई 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इनकी संयोजकता कितनी होती है मेरे भाई, इनकी संयोजकता होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हो गया, हमको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ तक आपको कैसा क्लास लगा मुझे जरूर बताना। मैं आपको पूरा वो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, मैं अपना पूरा योगदान दिया हूँ कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाऊं, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, वीडियो को पूरा लास्ट तक
देख लेना, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।